नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस शो पर आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि इस शो के मुद्दे आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और इस माध्यम से हम सामाजिक जागरण का, जिसका उद्देश्य है समाज की बेहतरी और तरक्की, वो उद्देश्य आगे पहुंचेगा। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ऊपर से लगता है कि ये एक बहुत सकारात्मक है, बहुत एक ये चीज़ ऐसी है जो होना चाहिए, पर उसकी गहराई में अगर हम जाकर देखें तो ये आज के पूरे कानून व्यवस्था, आज की पूरी जो चाल चलन है, तरीका है देशों का, उसके खिलाफ है। और वो है अखंड भारत के बारे में चर्चा। अखंड भारत। अब अखंड भारत ये जो कल्पना है, ये कल्पना कई उन राष्ट्रवादियों ने जो धर्म के नाम पे अपने राष्ट्रवाद को सामने रखते हैं, उन लोगों ने भारत के विभाजन के बाद इस कल्पना को सामने रखा। अभी अभी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक किताब का उद्घाटन करते समय कहा कि भारत अखंड वापस होना चाहिए। इसमें खास तौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत इसमें मिलना चाहिए और इस मिलन का आधार हिंदू धर्म होना चाहिए। अब ये बात हम सब जानते हैं कि भारत के विभाजन का जो मुख्य कारण था, उसमें दो कारणों को मैं रेखांकित करूंगा। भारत का विभाजन ही क्यों हुआ? ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, उसमें दो देश बने और म्यांमार अलग था, श्रीलंका अलग था। तो जो जिसको आज हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहते हैं, ये कैसे अस्तित्व में आए, ये पहला समझना बहुत जरूरी है। तो भारत एक उपनिवेशिक देश था, यहाँ ब्रिटिशों की हुकूमत थी और खास से 1770 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने फैसला किया कि भारत पर राज्य करने के लिए हमें फूट डालो और राज करो की नीति का पालन करना पड़ेगा। इसके चलते उन्होंने जिन नीतियों को प्रोत्साहन दिया, उसके कारण एक तरफ जहां भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद की विचारधारा, ये यहाँ के जो पुराने वर्ग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनके माध्यम से आई। और भारत का जो विभाजन हुआ, उसका एक त्रिकोण है। वो त्रिकोण है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, जिसकी सहायता, जिसकी मदद, जो त्रिकोण के दूसरे दो कोण हैं, एक है मुस्लिम राष्ट्रवाद और एक है हिंदू राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवादी लोग, धर्म के नाम पे राष्ट्रवादी लोग मानते थे कि राष्ट्र ये एक धर्म के आधार पे बनता है। इसलिए मुस्लिम लीग के लोगों ने पाकिस्तान की मांग 1940 में रखी और ये एक भारत अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है, ये बात वादियों ने कही। तो ये तीन मुख्य कारण थे जिसके कारण भारत का पार्टीशन हुआ और उसके बाद से हिंदू राष्ट्रवादी ये कह रहे हैं कि भारत को फिर से एक हो जाना चाहिए। अब कहने में तो ये बात लगती है, पर क्या क्या धर्म आधार पे राष्ट्रों की एकता हो सकती है? तो यहाँ इस मुद्दे पर आने के पहले ये बता दूं कि हिंदू राष्ट्रवादी ये मानते हैं कि हिंदू धर्म कुछ अलग है और हिंदू धर्म, धर्म ये शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद रिलीजन में नहीं हो सकता। और उनके हिसाब से ये जो धर्म है, इसका मतलब जो हमारी समाज में जिम्मेदारियां, और उसका जो अगर हम सही तरीके से देखें तो ये धर्म का मतलब खास तौर से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये होता है। वैसे देखा जाए तो जो बाकी धर्म भी हैं, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, इनसे हिंदू धर्म एक अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। अलग कैसे है? क्योंकि हिंदू धर्म में एक पैगंबर नहीं है, एक धर्म ग्रंथ नहीं है, एक भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में जो हमारे पुजारी हैं,
जो क्लर्जी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं धर्मगुरु, वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर एक विविधता है, पर फिर भी ये धर्म तो है। धर्म इसलिए है कि इसमें भावनात्मक मुद्दे जुड़े हुए हैं। ये इसलिए कि इसमें पवित्र स्थान, मंदिर, पवित्र किताबें, वेद, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये है। इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, ये सब भगवान भी हैं। और धर्म गुरुओं के अलग अलग प्रकार हैं, जो एक कई शंकराचार्य हैं, कोई जो दूसरे प्रकार के धर्म गुरु हैं, तो वो धर्म गुरु भी हैं। तो एक तरफ से इसमें ये दूसरे धर्मों से अलग इसलिए है कि जाति वर्ण व्यवस्था इसके अंदर ही जुड़ी हुई है, जिसको ये लोग धर्म के नाम से कहते हैं। और यानी इसका अनुवाद रिलीजन में नहीं होना चाहिए। पर रिलीजन जहां तक है, जिस भी संस्था में धार्मिक किताबें हैं, पवित्र देव हैं, पूजा के स्थान हैं, रिचुअल्स, कर्मकांड हैं, उसको धर्म तो कह सकते हैं, उसको धर्म कहिए, रिलीजन कहिए। खैर, और हर एक धर्म में कुछ खासियत होती है, और हिंदू धर्म की खासियत है इसकी वर्ण व्यवस्था एक, और दूसरा हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी अलग परंपराएं, बहुत सारी अलग जिसमें एक उदार मतवादी परंपरा, जिसका प्रतिनिधित्व यहाँ के भक्ति संतों ने, कबीर, तुकाराम, रामदेव, नामदेव, इन्होंने किया, जिसकी परिणति महात्मा गांधी की हिंदू धर्म के समझ के बारे में हुई। और दूसरी तरफ वो संकीर्ण सोच वाली परंपराएं, संकीर्ण सोच वाली परंपराएं, जिनको हम ब्राह्मणवाद कह सकते हैं। तो ये एक हिंदू धर्म भी इनका जो कहना है कि ये तो भाई धर्मों से ऊपर है, ये एक जीवन का तरीका है। यहाँ ये भी फर्क कर दूं कि हिंदू एक धर्म है, हिंदुत्व एक राजनीति है। हिंदू जो धर्म है उसके अंदर विविधता है, उसके अंदर कुछ जो इनकी प्रवृत्तियां हैं वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के ऊपर बहुत मजबूत है। बात जाति मानती है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज को मजबूती मिली। और कुछ दूसरी परंपराएं भी हैं, नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत वगैरह, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में नहीं मानती। तो खैर, हिंदू धर्म में एक बहुत ही विविधता है, जिस इसमें से एक प्रकार की विविधता को भक्ति संतों ने और बाद में महात्मा गांधी ने स्वीकार किया। तो आज जब हम बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के आधार पे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को प्राथमिक रूप से, और उसी के साथ साथ म्यांमार यानी बर्मा, ब्रह्मदेश जिसको ये कहते हैं, श्रीलंका, तिब्बत, अफगानिस्तान, इनको भारत में मिलाया जाए। और ये कहते हैं इसमें जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, इसका आधार धर्म होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सोचिए, हिंदू धर्म अगर इसको आधार बनाएंगे, वैसे तो हम देख चुके हैं धर्म को आधार बनाया तो उस प्रकार की राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ, और धर्म के आधार पे राष्ट्र नहीं बन सकते। ये बात हमारे सामने पहले ही सिद्ध हो चुकी है। कैसे सिद्ध हो चुकी है? आप जानते होंगे कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, वो दो टुकड़ों में टूट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पे, बहुल्यवाद के आधार पे, विविधता के आधार पे बना, वो आज तक एक देश के रूप में है। तो पहली बात मेरी समझ ये है कि धर्म की आप जो भी परिभाषा करें, आप माने कि आपका धर्म जीने का तरीका है, तो दूसरे लोग कहेंगे हमारा धर्म भी हमारे जीने का तरीका है। तो इसको आधार बना के राष्ट्र नहीं बनते। आधुनिक समय में राष्ट्र का आधार केवल भौगोलिक सीमाएं और एक प्रकार की सोच जो सभी प्रकार के लोगों को बराबरी की जगह देती है और उनको स्वीकार करती है उनकी विविधता के साथ, उसी के आधार पे राष्ट्र बन सकता है। और भारत उसका सबसे अच्छा उदाहरण रहा है, जहां इसमें सभी धर्मों के लोगों को बराबर की नागरिकता दी गई है। और यही बात जो आप प्रगतिशील देश हैं यूरोप के और दूसरी जगहों पे जहाँ लोकतंत्र मजबूत हुआ है, वहां भी इसी प्रकार की बातें हुई हैं। तो आज ये कहना कि हिंदू धर्म के आधार पे पाकिस्तान और बांग्लादेश, ब्रह्मदेश यानी म्यांमार और श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनको सब यहाँ मिलाया जाए,
तो ये एक गलत बात होगी। ये एक प्रकार से विस्तारवाद विस्तारवाद एक्सपांशनिज्म और वर्चस्ववाद का उदाहरण होगा। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा रहते हैं, श्रीलंका, म्यांमार में बुद्ध लोग ज्यादा रहते हैं, तो क्या वो हिंदू धर्म की छतरी के अंदर आके एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे? ये एक सवाल है। मुझे लगता है आज राष्ट्रों को साथ में आने की जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और राष्ट्रों को साथ में आने के 3 उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। पर राष्ट्र जब साथ में आते हैं तो धर्म के आधार पे नहीं आते। ये हम देखेंगे कि देखिए, सबसे पहले राष्ट्रों का साथ में आना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। उसके बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, और यूनाइटेड नेशंस में दुनिया के सभी देश मिलकर आए। और शुरू शुरू में यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत सकारात्मक काम किया, दुनिया में हिंसा को कम करने की कोशिश की, मेल जोल को बढ़ाने की कोशिश की। खैर, आज यूनाइटेड नेशंस उतना असरदार नहीं है, पर इसी यूनाइटेड नेशंस ने उन नियमों को धीरे धीरे विकसित किया जो मानवता के नियम है, जो पूरी दुनिया पे लगाए जा सकते हैं, और उसका उच्चतम बिंदु यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिखता है। दूसरी जो ऐसी कोशिश दिखी जहां दूसरे अलग अलग राष्ट्र साथ में आए, वो हमको यूरोप में दिखा। यूरोप में अलग अलग देश अलग अलग कारणों से लड़ते थे, और बाद में यूरोपियन यूनियन के नाम पर साथ में आए। उनकी करेंसी एक हो गई, अंदर का वीसा पासपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, लोगों के बीच में मेलजोल बढ़ा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में ये बढ़ा, और उस आधार पे यूरोपियन यूनियन भी सामने आया। तीसरी ऐसी कोशिश हमको जो दिखी वो सार्क के रूप में दिखी, साउथ एशियंस एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, जो यहाँ के इसमें पूरे देश थे, जिसमें नेपाल, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब उसके सदस्य थे। इसने कई सालों तक इन देशों के बीच में व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पे एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसके कारण आपस के लोगों का वैर कम होने लग गया, मेलजोल बढ़ने लग गया, प्रगति के रास्ते खुल गए। तो ये तीनों उदाहरण देखिए, यूनाइटेड नेशंस का, यूरोपियन यूनियन का और सार्क का। तो इसमें आप देखेंगे ये जो साथ में आए, ये धर्म के आधार पे नहीं आए, ये एक दुनिया के आधार पे आए, क्षेत्रीयता के आधार पे आए, और उन्होंने अपना जो एजेंडा रखा वो इस दुनिया से जुड़े हुए मुद्दे थे जो सबको स्वीकृत हैं। आज जो इवन हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी जाती है, हिंदू धर्म की कल्पना रखी जाती है, उस कल्पना में भी विविधता है। जो परिभाषा हिंदू राष्ट्र वाले लोग हिंदू धर्म की करते हैं, वो परिभाषा महात्मा गांधी के हिंदू धर्म की परिभाषा से बहुत अलग है। और अपने धर्म को एक विशेष धर्म मानना, अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु बताना, ये मेरे ख्याल से एक प्रकार से वर्चस्ववादी राजनीति का एक सिद्धांत है। वास्तव में ये बात सराहनीय होगी कि हम आज फिर से सार्क के एक्सपेरिमेंट को मजबूत करें, हमारा व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ाएं, जिससे यहाँ के सब लोगों को फायदा हो, और उसके आधार पे हम एक ऐसा क्षेत्र बनाएं जहाँ प्रगति ज्यादा हो, झगड़े कम हो, जहाँ हमारी सीमाएं एक संघर्ष का जोन ना हो, बल्कि मेल जोल की जगह हो। उस प्रकार के क्षेत्र के लिए हमें जाना चाहिए, भारत में, सब कॉन्टिनेंट में, और उसी प्रकार से दुनिया में भी इन्हीं सिद्धांतों को लेकर चलना चाहिए। तो जो ये मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के आधार पे इन देशों को भारत में मिलाया जाए, वो मेरे ख्याल से लोगों को स्वीकृत नहीं होगा। और तो और इवन भारत में भी हिंदू धर्म के आधार पे राष्ट्र को चलने की बात आजादी के आंदोलन में पूरी जनता ने, बड़े हमारे नेताओं ने इसको पूरी तौर से अस्वीकृत कर दिया। हमारा देश जो चलेगा भारतीय संविधान पे चलेगा। साउथ एशिया के
देशों को साथ में आने की बहुत ज़रूरत है, इस बात को मैं मानता हूँ, पर उसका आधार एक उसी प्रकार का चार्टर होगा, उसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे यूरोपियन यूनियन का था, जैसा यूनाइटेड नेशंस का था। उस प्रकार के एक चार्टर के आधार पे हम कोऑपरेट करें, हम मेल-जोल करें और उसी प्रक्रिया को आगे ले जाकर हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ इन देशों में इतना मेल-जोल हो कि वो देश आपस में एक-दूसरे से मिलने की बात करें और हमारी सीमाओं को ज़्यादा डाइल्यूट करें, लोगों का मेल-जोल बढ़े और सीमा संघर्ष का क्षेत्र न होकर हमारे मेल-जोल का क्षेत्र हो, इस प्रकार का सपना हम देखें और उसी ओर काम करें। वर्चस्ववादी और अधिनायकवादी ये सिद्धांत कई लोगों ने पहले भी रखे हैं। जैसे आप जर्मनी में देखिए, तो जर्मन रेस के नाम पर जर्मनी ने कहा ये हमारे पड़ोसी देश भी हमारे राज्य का भाग थे, वगैरह वगैरह, तो वो रास्ता हमारे लिए उचित नहीं होगा। आज मानव इतिहास ने ये सीखा है कि हम सब देशों को समानता, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी जो सत्ता है, उसके आधार पर बराबरी से अगर हम ट्रीट करें, तो निश्चित रूप से एक अच्छा भविष्य हम निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुद्दे आप गहराई से सोचेंगे और इन मुद्दों के आधार पे हम अपने भविष्य की राजनीति को दिशा देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।